हाथरस के मुरसान स्थित जिला कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल रालोद की संगठन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर यशपाल सिंह बघेल समेत प्रदेश महासचिव संगठन राजीव चौधरी, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष ब्रजेश चाहर और सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी और गुड्डू भैया मौजूद रहे। बैठक में जिले के सभी पदाधिकारियों, विधानसभा अध्यक्षों, नगर अध्यक्षों और विभिन्न प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्षों ने अपने अपने संगठन की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस दौरान युवा, छात्र, किसान, पिछड़ा वर्ग, SC, ST और खेलकूद प्रकोष्ठों की गतिविधियों की समीक्षा की गई। राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर यशपाल सिंह बघेल ने कहा कि समीक्षा के आधार पर संगठन की रिपोर्ट तैयार कर पार्टी नेतृत्व को सौंपी जाएगी और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाएगा। वहीं प्रदेश महासचिव राजीव चौधरी ने बताया कि यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिससे संगठन की वास्तविक स्थिति का आकलन हो सके। ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष ब्रजेश चाहर ने निर्देश दिए हैं कि हर महीने की 15 तारीख को अनिवार्य रूप से मासिक बैठक आयोजित की जाए। सादाबाद विधायक प्रदीप चौधरी ने 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्याम सिंह ने की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बैठक में मिले निर्देशों को जमीन पर उतारते हुए संगठन को और मजबूत बनाया जाए। आज RLD के जिला संगठन की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से केंद्र के द्वारा भेजे गए 3 लोग, राष्ट्रीय महासचिव स्वयं में, प्रदेश महासचिव राजीव भाई और ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हमारे जो हैं, उन लोगों को भेजा गया है। तो हम करीबन 3 घंटे से यहाँ पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। क्या ऐसी चर्चा हुई, क्या संगठन के लिए कार्य चल रहा है हाथरस में? देखिए, चर्चा एक रूटीन है कि हाथरस में जो संगठन है उसमें और गतिशील करने के लिए, उसे और एक्टिवेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लोगों में ऊर्जा कैसे प्रवाहित की जाए, इसके लिए आपस में संवाद हुआ। हमारे द्वारा दिया गया संदेश ये है सभी कार्यकर्ताओं को कि आप सब लोग, क्योंकि हमारी पार्टी गांव से जुड़ी हुई विशेषकर पार्टी है, गांव पर जाकर लोगों को पार्टी के साथ जोड़ें और हमारी जो नीतियां हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाएं। और उसके लिए जो हमारा पहले कार्यक्रम था चलो गांव की ओर, हम अपने कार्यकर्ता को गांव में जाने के लिए आज एक संदेश देने आए। आगामी चुनाव आने वाले हैं, क्या बीजेपी के साथ पार्टी RLD लड़ेगी या फिर कुछ और मंथन चल रहा है? देखिए, चुनाव लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जब चुनाव आता है तो कौन किसके साथ रहता है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। अभी चुनाव में 1 वर्ष है, जब समय आएगा, तय होगा, मैं आके आपको बता दूंगा। सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटर लगाए गए, जिसका लाभ भी उपभोक्ता को मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले से स्मार्ट मीटर को प्रीपेड की गई, जिसकी वजह से चाहे वो उपभोक्ता हो चाहे वो किसान हो। क्यों बंद हो चुके हैं बताएंगे? प्रीपेड की वजह। देखिए, एक व्यवस्था है, जैसे मोबाइल है आपका, इस मोबाइल का रिचार्ज आपका 28 दिन 56 दिन इस तरीके से होता है। अगर रिचार्ज नहीं है तो मोबाइल बंद हो जाएगा। देश अब उस तरफ बढ़ रहा है जिसे हम AI का ज़माना कहने जा रहे हैं। आने वाले समय बाद AI का ज़माना आ रहा है, सब कुछ प्रीपेड हो रहा है, टाइम बाउंड हो रहा है। तो अगर मीटर हमारे प्रीपेड हैं तो हमें बाद में बिल देना है या पहले बिल देना है? बिल तो देना है। अगर हम उसे करेंगे वो रूटीन में आ जाएगा। अभी रूटीन में नहीं आया, अभी तो ये है कि भाई वो बाद में देंगे, लेकिन रूटीन में आ जाएगा। थोड़े दिनों में व्यवस्था ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ, एक आदतन था, अंतर आया तो हाँ, जब मोबाइल आया था हाँ, तब ये दिक्कत नहीं थी। हाँ, इनकमिंग कट भी आता था। हमने तो मोबाइल तब यूज़ किया जब इनकमिंग के 13.5 थे और आउटगोइंग के 15 रुपये थे उस समय पर। और फिर तो उषा लाई अपना एक 500 रुपये का लाई कि इनकमिंग फ्री। लोगों ने ऐसे लिया जैसे कोई लूट मच रही हो। तो ये समय के साथ पत्रकार महोदय चीज़ें बदलती हैं, ये सुधर जाएगा। सर, सबसे बड़ा मुद्दा देखा जा रहा है, घरेलू कनेक्शन के जो गैस सिलेंडर है वो उपभोक्ता को काफ़ी समय से नहीं मिल पा रहे हैं और कॉमर्शियल
जो सिलेंडर है वो तो मिल ही नहीं रहे, इससे बहुत लोगों को जैसे भोजन बनाते हैं, वो रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनमें दिक्कतें आ रही हैं, इसके लिए क्या करें? देखिए, आप भारतीय राजनीति के चौथे स्तंभ हैं और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जागरूक होंगे। आज विश्व की स्थिति, हार्मोज जो 32 किलोमीटर की बेल्ट है, वहाँ पर जहाज़ों का आना जाना ईरान, इजराइल और अमेरिका के उससे गड़बड़ हो रखा है। हमारे 2 जहाज़ अभी आए हैं पिछले 2-3 दिन में, जिन पे LPG आई है, ठीक है, थोड़ा सा रिलीज़ हुआ है। मैं समझता हूँ जैसे ही ये थोड़े से बादल हटेंगे युद्ध के, इस समय तो इंटरनेशनल पोजीशन बड़ी ख़राब हो रखी है, वो हटेंगे तो इसमें स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। पहले भी स्ट्रीमलाइन था। गैस की प्रॉब्लम मैं समझता हूँ इस युद्ध से पहले कोई विकट रूप में मेरे संज्ञान में नहीं है। एक चीज़ और भी है ना, हाँ। साथ के साथ ही लोगों वहाँ को जरूरत तो एक की है, वो 4 का इकट्ठा करके रखना है। वो मानसिकता है ये राजीव भाई, दिक्कत वाली बात है। जब ये लगता है कि भाई नहीं मिल रहा, उन्हें इकट्ठे कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि इसका भी एक कारण है मानसिकता है। जो शॉर्टेज ये महसूस हो रही है, yes। क्योंकि ऐसा है नहीं, हाँ। कोई शॉर्टेज है नहीं किसी चीज़ की, लेकिन भंडारण की वजह सवाल है। जब इनकमिंग महंगी हो गई, इंटरनेशनल गैस हमारे पास तो ONGC है सिर्फ एक, ठीक है, वो अंकलेश्वर में हमें निकाल सकती है, बाकी गैस तो मुझे पूरे भारत में सब जगह चाहिए। जब मेरे पास खरीद महंगी हो गई तो बेचना भी महंगा है। सिंपल कंज्यूमर फोरम का सिंपल सिद्धांत है, और जैसे ही वहाँ से सस्ती होगी वो फिर सस्ती हो जाएगी। ज़्यादातर देखा जाता है अपने पास रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, कच्चा तेल आता है, वहाँ से LPG तैयार होती है, LPG सिलेंडर भी आते हैं, तो ये तो पेट्रोल पर इफेक्ट डालना चाहिए, वहाँ नहीं महंगा होगा। मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम अश्वनी है। अश्विनी। अश्विनी भाई, मुझे ये बता क्या करती है? रिफाइन करती है कच्चे तेल। बस रिफाइनरी प्रोडक्शन नहीं करती, रिफाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती, रिफाइनरी हिंदी में कहूँ तो उनका संवर्धन करती है, उसे रिफाइंड करती है। दैट इज़ नो रिफाइनरी। उसे इनकमिंग और आउटगोइंग, जब इनकमिंग महंगी मिलेगी तो क्या कर लेगी मथुरा की रिफाइनरी? कहाँ से कर देगी? जब तक मैं वही उस बात को कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे पास इनकमिंग कॉस्टली आएगी तो मजबूरी होगी कि हमें आउटगोइंग भी महंगी करनी पड़ेगी। R&D राजनीति से अलग हटके किसानों की पार्टी मानी जाती है। हाँ, काफ़ी समय से सत्ता में, अब इस समय R&D है, गठबंधन से समझे या किसानों के समर्थन से, पर लेकिन आने वाला समय क्या है? देखिए, हमारी पार्टी बेसिकली किसान और मजदूर की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह जी से लेकर और जैन चौधरी जी की जो यात्रा है, इस पार्टी के सेंटर में अगर कोई इशू रहता है तो किसान रहता है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम किसान के लिए काम करें। कर तो उतना ही पाएंगे ना जितनी हमारी क्षमताएं हैं। आज हम अकेले सत्ता में नहीं हैं, आज हम सत्ता में शामिल हैं, हमारी भागीदारी है। हाँ, ये मैं ज़रूर आपसे कहूँगा, हमारा सहयोग है, हमारा समर्पण नहीं है। नोट करिए इस बात को, हमारा समर्पण नहीं है। आज भी हम किसान के लिए आवाज़ को उठाते हैं, आज भी एक गरीब के लिए हम आवाज़ को उठाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल ही एक दल ऐसा है, आप अपने हाथरस में देख लीजिए या इधर उधर निगाह, कि कहीं कोई दिक्कत आती है तो मेरा दल उसके लिए आगे चलता है और आगे चलेगा। ये भी मैं आपको आश्वस्त करता सर एक लास्ट सवाल सर मेरा। हूँ। अभी पूछिए, अभी तो शुरू किया है। सर 2006, 2003, 2003 में हमने मांग शुरू करी और 2007 तक हम चले। ये मैं सन इसलिए बता रहा हूँ, उसका प्रवक्ता में ही था उस समय पर, हरित प्रदेश का, और हरित प्रदेश को हमने किया। जब फिर वही बात आती है, या तो हम इतने ताकतवर हो जाएं, वो कब होंगे? भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 पढ़िए, आप पत्रकार हैं सब, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, ठीक। राज्य का विभाजन करने का अधिकार प्रदेश को नहीं है। अगर प्रदेश को रहा होता और प्रदेश की चलती होती तो मुलायम सिंह जी के रहते उत्तराखंड नहीं बनता और लालू जी के रहते बिहार नहीं बढ़ता, ठीक। क्यों बटा? सिर्फ सेंटर को ये अधिकार है कि वो स्टेट को ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली बांट सकता है। आर्टिकल 3 ये कहता है और आर्टिकल 4 ये कहता है कि बांटने के बाद, नोट करिए इस बात को, बांटने के बाद केंद्र को राज्य को सिर्फ सूचित करना है, उसकी स्वीकृति नहीं लेनी। तो जिस दिन
मेरा राष्ट्रीय लोकदल केंद्र में मजबूत हो जाएगा, हम हरित प्रदेश का निर्माण कर देंगे।